बेटा हमारा टॉपिक चल रहा था बिल ऑफ एक्सचेंज का, जिसमें इलस्ट्रेशन 13 तक मैंने आप लोगों को सॉल्व करवाए थे। लास्ट हमने टॉपिक पढ़ाया था रिन्यूअल ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज, जिसमें मैंने बताया था कि जैसे किसी पार्टी से हमें कोई बिल ऑफ एक्सचेंज मिलता है, लेकिन ड्यू डेट पे या ड्यू डेट से पहले वो पार्टी हमारे पास आती है, ये रिक्वेस्ट करती है कि जी आई एम नॉट एबल टू मेक द पेमेंट ऑफ द बिल ऑफ एक्सचेंज ऑन द ड्यू डेट। भाई मैं ड्यू डेट के ऊपर आपको बिल ऑफ एक्सचेंज की पेमेंट नहीं कर पाऊंगा। तो ऐसी कंडीशन में आप पुराने बिल ऑफ एक्सचेंज को कैंसिल करके उसकी जगह हमसे एक नया बिल ऑफ एक्सचेंज ले लो अलोंग विद इंटरेस्ट। और अगर ड्रॉवर इस बात के ऊपर एग्री हो जाए, पुराने बिल को कैंसिल करके उसकी जगह एक नया बिल ऑफ एक्सचेंज दिया जाए, तो उसको रिन्यूअल ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज कहा जाता है। उस केस में अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होता है वो मैंने आपको बताया था। तो देखिए इसी से रिलेटेड नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इलस्ट्रेशन 13 तक हम लोगों ने किया था, अब इलस्ट्रेशन 14 करते हैं। देखो बेटा अब इलस्ट्रेशन 14 में हमें क्या दिया हुआ है। On 1st of August 2017, A sold goods of the value of rupees 2,20,000 to B plus CGST and SGST 9% each. A ने B को 20,000 रुपीस की गुड्स सेल आउट की, जिसके ऊपर 9% 1800 का CGST और 1800 का SGST अप्लाई होगा। आगे कहते हैं कि B pays 3600 in cash and accepted a bill for the balance amount for 2 months। ये कह रहे हैं कि B ने 3600 रुपीस तो कैश में पे कर दिए और बाकी के अमाउंट के लिए उसने एक बिल एक्सेप्ट किया। ये एक्सेप्टेड ए बिल फॉर द बैलेंस अमाउंट। ऑन द ड्यू डेट B expressed his inability to meet the bill and offered to pay 8,000 in cash and accepted a new bill for the balance plus में interest at the rate of 15% per annum। ड्यू डेट के ऊपर बी ने बिल की पेमेंट करने में अपनी इनएबिलिटी को शो किया, वो कह रहे पेमेंट नहीं कर पाएगा। इस वजह से उसने एक नया बिल एक्सेप्ट किया, मतलब कि वो एग्री हो गया 8,000 रुपीस कैश में पे करने के लिए और एक नया बिल along with interest 15% per annum for 3 months। A agreed to this proposal। A इस प्रपोजल पे एग्री। On maturity this bill was duly met by B। B ने इस बिल की पेमेंट कर दी। Pass entries in books of A and B। A और B की बुक्स में एंट्री कर। सबसे पहले in books of A, journal in books of A। डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर लेजरफुल अमाउंट, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट, ये आप लोग लिख लेना। देखो सबसे पहले ये कहता है कि भाई A sold goods of rupees 20,000 to B on 1st of August 2007। 1st of August 2017 को A B को 20,000 की गुड्स सेल आउट कर रहे हैं, जिसमें 9% का CGST 9% का SGST। नॉर्मली B को जब गुड्स सेल आउट की जाती है तो एंट्री होती है B अकाउंट डेबिट टू सेल। अच्छा, उसके ऊपर हम CGST और SGST B से चार्ज कर रहे हैं, जो कि A के लिए क्या कहलाएगा आउटपुट CGST आउटपुट SGST। B GST की पेमेंट करेगा तो B के लिए वो क्या कहलाएगा इनपुट CGST इनपुट SGST। सबसे पहले A ने B को गुड सेल आउट की 2017 1st of August। देखो फिलहाल तो आप क्या करो, हालांकि आप ये देखोगे कि भाई 3600 की पेमेंट बी ने कैश में कर दी और बाकी के लिए वो बिल ऑफ एक्सचेंज दे रहे हैं, तो कोई बात नहीं, आप तो एक काम करो कि पहले बी को गुड सेल आउट करो, वो जो पेमेंट कर रहा है उसकी एंट्री हम बाद में करेंगे। बी को हमने 20,000 की गुड सेल आउट की, बी अकाउंट डेबिट, टू सेल्स, टू आउटपुट CGST, टू इनपुट CGST। आउटपुट CGST और आउटपुट CGST और आउटपुट SGST दोनों क्रेडिट होंगे, क्योंकि आज वो पैसा में B से लेना है, हमारे लिए वो लायबिलिटी है। तो हम लोग एंट्री क्या करेंगे B डेबिट टू सेल्स अकाउंट टू आउटपुट CGST और टू आउटपुट SGST।
बेटा सेल है 20,000 की, आउटपुट CGST 1800, SGST भी 1800, और B से टोटल अमाउंट जो आपको रिकवर करना है, जो आपको रिसीव करना है, दैट इज 23,600। B से अभी टोटल कितना पैसा लेना है? 23,600। ठीक है, ये एंट्री होगी B डेबिट टू सेल्स टू आउटपुट CGST टू आउटपुट SGST। नरेशन लिख दे रहे हैं गुड्स सोल्ड टू B इन क्रेडिट, ठीक, या गुड्स सोल्ड टू B। अब इसमें से 3600 तो B ने इमीडिएटली कैश में पे कर दिया, बाकी बच गया 20,000। उस 20,000 के लिए हमने B के ऊपर बिल लिखा जिसको B ने एक्सेप्ट किया, यानी कि बाकी के जो रिमेनिंग 20,000 है, उस रिमेनिंग 20,000 के लिए आपको B से एक्सेप्टेंस मिल रही है। तो उसके लिए एंट्री क्या होगी? पैसा आ रहा है बैंक अकाउंट डेबिट, हाथों B से BRB ले लो, BR अकाउंट डेबिट टू B। आपको 1 अगस्त से कुछ पेमेंट तो B से इमीडिएटली मिल रही है, बाकी के लिए आपको एक्सेप्टेंस मिल रही है। तो जो पैसा वो तुरंत दे रहा है उसको कैश से कर लो, कैश अकाउंट डेबिट BR अकाउंट डेबिट टू BR अकाउंट डेबिट टू B। कैश कितना मिला? 36,600, BR कितने का? 20, और B का हिसाब कितने से क्लियर? 23,600। यहाँ नरेशन में लिख देंगे कैश एंड एक्सेप्टेंस रिसीव्ड फ्रॉम P, कैश एंड एक्सेप्टेंस रिसीव्ड फ्रॉम P। भाई B से आपको कैश मिल गया और एक्सेप्टेंस मिल गया, ठीक है। अब आप ये देखो कि B से 20,000 रुपीस की एक्सेप्टेंस मिली थी, दैट इज पेबल। कितने दिन के लिए एक्सेप्टेंस मिली थी? 2 मंथ के लिए। आगे करें कि ऑन द ड्यू डेट के ऊपर, ड्यू डेट कब आएगी? भाई 1 अगस्त को BR मिला था, 1 अगस्त से सितंबर अक्टूबर, 1 अक्टूबर और 3 दिन ग्रेस पीरियड के 4 अक्टूबर। तो ये कह रहे कि ऑन ड्यू डेट B expresses inability to meet the bill and offered to pay 8,000 and accepted a new bill for the balance। भाई B ने अपनी इनएबिलिटी को शो किया और वो 8,000 कैश में देने के लिए तैयार है, बाकी के लिए वो नई एक्सेप्टेंस देने के लिए तैयार है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि पहली बात तो ड्यू डेट के ऊपर B इस बिल की पेमेंट नहीं करेगा। अच्छा, B अगर इस बिल की पेमेंट नहीं कर पाएगा तो आपको इस बिल ऑफ एक्सचेंज को क्या करना पड़ेगा? कैंसिल करना पड़ेगा। भाई ड्यू डेट के ऊपर हालांकि डिसऑनर नहीं हो रहा, उसने आपको कहा कि जी मैं पेमेंट नहीं कर पाऊंगा, 8,000 कैश में ले लो, बाकी का नया एक्सेप्टेंस ले लो। तो इसका मतलब म्यूचुअल कंसेंट से, दोनों की सहमति से इस बिल को पहले क्या करना पड़ेगा? कैंसिल। ड्यू डेट के ऊपर यानी कि 1 अगस्त को, 1 अगस्त को सबसे पहले आप इस 4 अक्टूबर को, ड्यू डेट कब आनी है? 4 अक्टूबर। 4 अक्टूबर को सबसे पहले इस एक्सेप्टेंस को कैंसिल करो। अक्टूबर 4 क्या एंट्री होगी? वापस B के पैसा मांगेंगे, B को तो क्या करोगे? डेबिट। BR आपके पास से कैंसिल हो रहा है, उसको खत्म करोगे, क्या करोगे? क्रेडिट। तो 4 अक्टूबर को हमारी एंट्री होगी B डेबिट टू BR अकाउंट, B डेबिट टू BR अकाउंट कितने का? 20,000 का। यहां पे लिखेंगे एक्सेप्टेंस रिसीव्ड फ्रॉम B कैंसिल। भाई B से जो एक्सेप्टेंस मिली थी उस एक्सेप्टेंस को क्या किया गया? कैंसिल कर दिया, ठीक। ये हो गई बिल को कैंसिल करने की। अब आप देखो कि B के दोबारा से 20,000 रुपीस मांगते हो, भाई वो बिल कैंसिल हो गया तो आप B के कितने मांगते हो? 20। अब ये आगे कह रहे हैं कि भाई एंड B ऑफर्ड टू पे 8,000 इन कैश and accepted a new bill for the balance plus interest at the rate of 15% per annum। भाई B ने ये कहा कि 8,000 रुपीस कैश में ले लो। अब हम B के जो 20,000 रुपीस मांगते थे उसमें से 8,000 रुपीस की पेमेंट को कैश में करने के लिए तैयार है, तो वो पैसा तो लो। 4 अक्टूबर को कुछ पेमेंट वो कैश में कर रहे हैं, बैंक से एंट्री कर लो, पैसा आ रहा है बैंक अकाउंट डेबिट टू B, कितना? 8,000। या नरेशन में लिख देंगे पार्टली अमाउंट रिसीव फ्रॉम B। भाई B से पार्शियली पेमेंट आपको रिसीव हो गई, कुछ पेमेंट आपको रिसीव हो गई,
ठीक, 8000 रुपीज उसने हमें दे दी। अब आगे ये कह रहे हैं कि भाई एंड एक्सेप्टेड ए न्यू बिल फॉर द बैलेंस प्लस इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 15% फॉर 3। भाई बाकी के अमाउंट के लिए वो अलोंग ऑफ 50% इंटरेस्ट नया बिल देने के लिए तैयार है। तो अब आप देखो बाकी पैसा आप कितना और मांगते हो भाई, 20 में से 8000 तो वो दे ही चुका, कितना पैसा आप उसमें और मांगते हो 12000। अब देखो 12000 के लिए वो हमें नई एक्सेप्टेंस देने के लिए तैयार है, लेकिन हम उससे नई एक्सेप्टेंस ले रहे हैं 3 मंथ की। तो 3 मंथ का हम उसके ऊपर क्या चार्ज करेंगे, इंटरेस्ट। कितना बनेगा, 12000 के ऊपर 15% और कितने मंथ का बेटा, 3 मंथ का। 3 मंथ का कैलकुलेट करके देखो 450 रुपीस का इंटरेस्ट बनेगा। कितना इंटरेस्ट बनेगा, 400। अच्छा ये इंटरेस्ट वो हमें कैश में नहीं दे रहा, कहीं पर भी नहीं कह रखा कि इंटरेस्ट वाज पेड इन कैश, कहीं पर भी कैश में नहीं दे रहा। ये इंटरेस्ट उसकी तरफ ड्यू होगा, अलोंग विद इंटरेस्ट वो हमें नई एक्सेप्टेंस देगा। ठीक है, तो अब बी की तरफ 450 रुपीस का इंटरेस्ट ड्यू करो। ड्यू करोगे क्या एंट्री होगी, इंटरेस्ट बी से लेना है। ए के लिए वो क्या है, इनकम, इंटरेस्ट को करोगे क्रेडिट। ये पैसा बी से लेना है, बी को करोगे डेबिट। 4 अक्टूबर को आपकी एंट्री हो जाएगी बी डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट। बी डेबिट टू इंटरेस्ट कितना, 450, 450 रुपए। इंटरेस्ट ड्यू ऑन बी, बी के ऊपर क्या ड्यू किया गया, इंटरेस्ट ड्यू किया गया, इंटरेस्ट ड्यू ऑन बी। ठीक, ड्यू हो गया। अब हम बी के कितने पैसे मांगते हैं, 12 तो पहले मांगते थे और 450 का उस बंदे से क्या मिल गया, इंटरेस्ट। टोटल पैसा हमें उस पार्टी से कितना लेना है, 12450, 12450। 12450 का हम उस पार्टी से क्या लेंगे, एक्सेप्टेंस लेंगे, पीआर लेंगे। तो एंट्री क्या होगी, पीआर अकाउंट डेबिट टू बी। 4 अक्टूबर को क्या एंट्री होगी, पीआर अकाउंट डेबिट टू बी। कितने की एक्सेप्टेंस उस पार्टी से मिल गई, 12450। कितने की एक्सेप्टेंस मिल गई, 12450। यहां लिखेंगे एक्सेप्टेंस रिसीव फ्रॉम बी। भाई बी से क्या मिल गई, एक्सेप्टेंस मिल गई। ठीक है, अब ये कह रहे हैं कि दिस बिल वाज मेड ऑन ड्यू डेट। ड्यू डेट के ऊपर इस बिल की पेमेंट हो गई। इसका मतलब बी ने इस बिल की पेमेंट की ड्यू डेट पे। ड्यू डेट कब आएगी, 4 अक्टूबर को ये बिल मिला था। 3 मंथ काउंट करो, नवंबर, दिसंबर, जनवरी। 4 जनवरी 3 दिन ग्रेस पीरियड थे, 7 जनवरी। 7 जनवरी 2018 को 2018 7 जनवरी आपको इस बीआर का पैसा मिल रहा है। एंट्री क्या करोगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू बीआर, बैंक अकाउंट डेबिट टू बीआर अकाउंट 12450। यहां लिख देंगे पेमेंट रिसीव फॉर एक्सेप्टेंस ऑन ड्यू डेट। ठीक है, ड्यू डेट के ऊपर जो एक्सेप्टेंस मिली थी उसकी क्या मिल गई, पेमेंट। ठीक, तो देखो बेटा ये तो थी हमारे पास जर्नल एंट्री इन बुक्स ऑफ ए। अब बात करते हैं जर्नल इन बुक्स ऑफ बी। डेट पर्टिकुलर लेजर फॉर यू, अमाउंट डेबिट, अमाउंट क्रेडिट। ठीक है, देखो सबसे पहले बी ने ए को सामान बेचा, ए ने बी को गुड्स सेल आउट की। अगर हम बी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो बी ने गुड्स खरीदी, किससे खरीदी, ए से। बी अपने बुक्स में क्या एंट्री करेगा, गुड्स खरीद रहे जिसके परचेज को करेगा डेबिट। अच्छा इसी परचेज के ऊपर वो 9% के हिसाब से सीजीएसटी, 9% के हिसाब से एसजीएसटी देगा, जिसको हम क्या कहते हैं, इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी। तो बी अपनी बुक्स में क्या एंट्री करेगा बेटा, 2017 1 अगस्त क्या एंट्री, परचेज अकाउंट डेबिट
परचेज अकाउंट डेबिट, सीजीएसटी एसजीएसटी देना है, इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट टू ए। परचेज अकाउंट डेबिट कितना परचेज है 20,000, इनपुट सीजीएसटी 1800, एसजीएसटी 1800, ए को टोटल कितना पैसा देना है 23,600, यानी कि गुड्स परचेज फ्रॉम ए। ठीक, अब उसके बाद 23,600 में से 3,600 रुपीस तो बी ने तुरंत दे दिए कैश और बाकी बच गए 20,000। उस बचे हुए 20,000 के लिए वो क्या दे रहा है एक्सेप्टेंस दे रहा है। तो 1 अगस्त को ही एंट्री क्या होगी ए डेबिट टू कैश अकाउंट और टू बिल्स पेबल अकाउंट। ए का हिसाब कितने से क्लियर पूरा 23,600, कैश आपने कितना दे दिया 3,600 और बीपी कितने की दे रहे हैं 20,000, एक्सेप्टेंस कितने की दे रहे हैं 20,000। नरेशन में लिख देना कैश पेड एंड एक्सेप्टेंस गिवन। भाई हमने कैश पे किया और एक एक्सेप्टेंस दे, ठीक। उसके बाद ए को हमने 20,000 रुपीस की एक्सेप्टेंस दी हुई है। ड्यू डेट के ऊपर हम इस एक्सेप्टेंस की पेमेंट नहीं कर पाएंगे तो ये एक्सेप्टेंस क्या हो जाएगा डिसऑर्डर। तो ड्यू डेट के ऊपर इस एक्सेप्टेंस को कैंसिल करोगे, बीपी को कैंसिल करोगे, क्या एंट्री हो जाएगी भाई रिवर्स एंट्री हो जाएगी, बीपी अकाउंट डेबिट टू ए। कोई नोटिंग चार्जेस नहीं है क्योंकि हमने ए से रिक्वेस्ट की कि हम पैसा नहीं दे पाएंगे इसलिए बिल को कैंसिल करो। तो 1 अगस्त को क्या एंट्री हो जाएगी बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू ए। कितने की एक्सेप्टेंस है 20,000। यहां पे लिखेंगे एक्सेप्टेंस गिवन टू ए कैंसिल। भाई ए को जो एक्सेप्टेंस दी गई थी उस एक्सेप्टेंस को हमने क्या कर दिया कैंसिल कर दिया, ठीक। ए को दी गई एक्सेप्टेंस कैंसिल हो गई। उसके बाद 1 अगस्त को ये एक्सेप्टेंस कैंसिल होने के बाद हमने क्या किया भाई बी ने क्या किया ए को 8,000 रुपीस कैश में तुरंत दे दिए। 8,000 रुपीस उसको उसी टाइम पे कर रहे हैं। ये बेटा अगस्त नहीं अक्टूबर पहुंचना है 4 अक्टूबर, सॉरी 4 अक्टूबर को ये बिल कैंसिल हुआ था। ए को इमीडिएटली 8,000 रुपीस की पेमेंट की गई, क्या एंट्री होगी ए डेबिट टू कैश अकाउंट 8,000 रुपीस। नरेशन में लिखेंगे पार्टली पेमेंट मेड टू ए इमीडिएटली। भाई ए को पार्शियली पेमेंट उसी टाइम कर दी गई। अब ए कितने पैसे और मांगते हैं 12,000 रुपीस और मांगते हैं, उसके लिए हम उसको नई एक्सेप्टेंस देने के लिए तैयार है अलोंग विद इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट कितना बनेगा भाई टोटल उसको 12,000 रुपीस देने जिसके ऊपर 3 मंथ का इंटरेस्ट प्रीवियसली हमने कैलकुलेट किया हुआ है 450 का। 450 का इंटरेस्ट ए को देना है, इंटरेस्ट बी के लिए क्या है एक्सपेंस डेबिट। ये पैसा ए को देना है, ए को क्या करेंगे क्रेडिट। तो यहां पे एंट्री क्या बनेगी 4 अक्टूबर को ए को इंटरेस्ट देना है, एंट्री क्या होगी इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू ए। कितना इंटरेस्ट 450 450 इंटरेस्ट चार्ज बाय ए, ठीक है। अब उसके बाद ए का हिसाब कितने का और बच गया 12,450 का। 12,450 के लिए हम ए को क्या दे रहे हैं नई एक्सेप्टेंस। तो यहां पे बेटा 4 अक्टूबर को ए को नई एक्सेप्टेंस देंगे, एंट्री बनेगी ए डेबिट टू बिल्स पेबल, ए डेबिट टू बिल्स पेबल 12,450 की। यहां पे लिखेंगे नरेशन में न्यू एक्सेप्टेंस गिवन टू ए। भाई ए को हमने क्या दे दी नई एक्सेप्टेंस, ठीक। नई एक्सेप्टेंस देने के बाद जो भी उसकी मैच्योरिटी डेट आएगी, मैच्योरिटी डेट कौन सी आएगी 4 अक्टूबर को एक्सेप्टेंस दी गई थी आफ्टर 3 मंथ, 3 मंथ बाद 4 जनवरी और 3 दिन ग्रेस पीरियड के 7 जनवरी 7 जनवरी 2018 2018
7th ऑफ जनवरी। बीपी की पेमेंट करेंगे, पेमेंट के लिए एंट्री हो जाएगी बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 12,450। पेमेंट मेड फॉर एक्सेप्टेंस। भाई जो भी हमने एक्सेप्टेंस दी थी उस एक्सेप्टेंस की हमने क्या कर दी, पेमेंट कर दी। ठीक है भाई, क्लियर? ये है जनरल इन बुक्स ऑफ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको ये कहा गया है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले टॉपिक है इन केस द बिल डिस्काउंटेड फ्रॉम द बैंक इज डिसऑर्डर। देखो अगर किसी भी बिल ऑफ एक्सचेंज को मैच्योरिटी डेट से पहले अगर आप अपने बैंक से डिस्काउंटेड करवाते हो और ड्यू डेट के ऊपर वो बिल क्या हो जाए, डिसऑर्डर। तो मैंने बताया था कि भाई मान लो मैच्योरिटी डेट से पहले आपने बैंक वालों से कोई बिल ऑफ एक्सचेंज लिया, ठीक है, ड्यू डेट के ऊपर वो बिल ऑफ एक्सचेंज क्या हो जाता, ड्यू डेट से पहले आप उस बिल ऑफ एक्सचेंज को बैंक से क्या करवाते हो, डिस्काउंटेड करवाते हो, और मैच्योरिटी डेट पे वो बिल डिसऑर्डर हो जाए, तो उस केस में बैंक आपको पेमेंट के लिए कहेगा और आप उस पार्टी से पेमेंट मंगाओ। तो मैंने आपको अकाउंटिंग ट्रीटमेंट बता दिया था, इसके रिगार्डिंग एंट्रीज क्या है, क्वेश्चन देखो अभी। देखो बेटा अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है इलस्ट्रेशन नंबर 50। इसमें क्या कह रहे हैं, ए सेल्स गुड्स फॉर ₹40,000 टू बी। ए ने बी को 40,000 रुपीस की गुड्स सेल आउट की ऑन 1st of January 2017 एंड ऑन द सेम ड्रॉ ए बिल ऑन बी एट 3 months फॉर द अमाउंट। और उसी दिन उसने बी के ऊपर ड्यू अमाउंट के लिए बिल लिखा। बी एक्सेप्टेड एंड रिटर्न इट टू ए। भाई बी ने इस बिल को एक्सेप्ट कर लिया और ए को वापस कर दिया। टू ए हु डिस्काउंटेड ऑन 4th of January 2017 विद हिज बैंक एट 6% पर एनम। 4th of January को जाकर उसने इस बिल को बैंक से क्या करवा लिया, डिस्काउंटेड करवा लिया। द एक्सेप्टेंस इज डिसऑनर्ड ऑन ड्यू डेट एंड नोटिंग चार्जेस वर पेड बाय बैंक बिल 200। ड्यू डेट के ऊपर बिल डिसऑनर्ड हो गया और बैंक ने उसके ऊपर 200 रुपीस का नोटिंग चार्ज भी पे किया। ऑन 4th of April 2017 B accepted a new bill at 3 months for the amount then due to A together with interest at the rate of 12% per annum। 4th of April को B ने एक नया बिल एक्सेप्ट किया along with interest of 12% per annum। Make journal entry to record this transaction in books of A and B। A और B के बुक्स में इसकी रिगार्डिंग जर्नल एंट्री पास करते हैं। तो देखो बेटा 15th को सबसे पहले जर्नल इन बुक्स ऑफ ए। बेटा अब आप लोग फॉर्मेट और नरेशन खुद करें। फॉर्मेट में नहीं बनूंगा बार बार, नरेशन आपको लिख लेंगे, आप खुद लिख लेंगे क्योंकि सिंपल वही बात बार बार रिपीट होगी। ठीक है, सबसे पहले इन बुक्स ऑफ ए, जर्नल इन बुक्स ऑफ ए की बुक्स में एंट्री करो। देखो ये सबसे पहले क्वेश्चन में कहा गया है A sell goods for ₹40,000 to B on 1st of January 2017। 1st of January 2017 को A ने B को 40,000 रुपीस की गुड्स सेल आउट की। तो A अपनी बुक्स में क्या एंट्री करेगा, 2017 1st of January। A B को गुड्स सेल आउट कर क्या एंट्री, B डेबिट टू सेल्स, बी डेबिट टू सेल्स। ए ने बी को कितने की गुड्स सेल आउट की है, 40,000। नरेशन में गुड्स सोल्ड टू बी इन क्रेडिट। आगे कह रहे हैं कि एंड ऑन द सेम डे ड्रॉ ए बिल ऑन बी एट 3 months फॉर द अमाउंट। उसी दिन ए ने बी के ऊपर 3 month का बिल ऑफ एक्सचेंज लिखा। भाई ए बी के पैसा मांगता था इसलिए ए ने बी के ऊपर एक बिल ऑफ एक्सचेंज लिखा which was accepted by A and returned it back to B which is accepted by B and returned back to A। A ने B पे भी लिखा
का, बी ने उसको एक्सेप्ट किया और ए को वापस कर दिया। इसका मतलब सेम डेट को आपको बी से एक एक्सेप्टेंस मिल रही है 1 जनवरी। बी से आपको एक्सेप्टेंस मिलेगी, एंट्री क्या करेंगे, बीआर अकाउंट डेबिट टू बी। कितने की एक्सेप्टेंस मिलेगी, 40,000। नरेशन में लिख देंगे एक्सेप्टेंस रिसीव फ्रॉम बी, बी से क्या मिल गई, एक्सेप्टेंस। ठीक है, अब ये कह रहे हैं कि बी एक्सेप्टेड एंड रिटर्न इट टू ए who discounted it on 4th of January 2017 with his bank at 6% per annum। भाई ए ने इसी एक्सेप्टेंस को 4th of January को 3 डेज के बाद, तो 3 डेज के बाद, अच्छा ये एक्सेप्टेंस कितने दिन के लिए मिली हुई थी, भाई ये एक्सेप्टेंस स्टार्टिंग में मिली थी 3 मंथ के लिए। जस्ट आफ्टर 3 डेज उसने इस एक्सेप्टेंस को बैंक से डिस्काउंटेड करवा दिया। कितना टाइम पीरियड एक्सेप्टेंस में बच रहा है, भाई उस एक्सेप्टेंस में पूरे 3 मंथ बच रहे हैं, क्योंकि 3 दिन तो वैसे ही एक्स्ट्रा मिलते हैं, तो अभी भी उस एक्सेप्टेंस की मैच्योरिटी डेट आने में 3 मंथ का टाइम पीरियड बच रहा था। ए ने क्या किया कि उस एक्सेप्टेंस को बैंक से डिस्काउंटेड करवाया, कितने पे, 40,000 के एक्सेप्टेंस है। बैंक का जो डिस्काउंट रेट है वो 6% है, और कितने महीने पहले, 3 मंथ पहले। ठीक है, तो 3 मंथ का डिस्काउंट कितना काटेगा बैंक, उसके ऊपर 600 रुपीस का इंटरेस्ट काटेगा, डिस्काउंट काटेगा। 40,000 में से बैंक 600 रुपीस डिडक्ट करके कितने पैसे लौटाएगा, 39,400। 4th of January को इस एक्सेप्टेंस को बैंक से डिस्काउंटेड करवाया जाए। क्या एंट्री, बैंक में पैसा आ रहा है, बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बीआर। बैंक से कितना पैसा मिलेगा, 39,400, डिस्काउंट 600, और बीआर कितने का था, 40,000। बीआर कितने का बेटा, 40,000 का। ठीक है, अब आप ये देखो कि भाई ये एक्सेप्टेंस हमने बैंक से डिस्काउंटेड करवा ली, हम तो अपनी तरफ से डिस्काउंटेड करवा चुके, यहां लिख देंगे एक्सेप्टेंस रिसीव्ड फ्रॉम बी डिस्काउंटेड फ्रॉम बैंक। ठीक, अब देखो हम तो अपनी तरफ से निश्चित होकर बैठे, क्योंकि ड्यू डेट के ऊपर बैंक इस एक्सेप्टेंस को बी को प्रेजेंट करके पेमेंट ले लेगा। अगर बी इसकी पेमेंट कर देता तो हमारी कोई हेडेक नहीं थी, फिर हमें कोई दिक्कत नहीं थी, बी ने पेमेंट की, बैंक ने पेमेंट की, हमें कोई एंट्री करने की जरूरत नहीं। लेकिन ये कहता है कि ड्यू डेट के ऊपर ये एक्सेप्टेंस डिसऑनर्ड होगी। अब देखो जैसे ही एक्सेप्टेंस डिसऑनर्ड होगी, बैंक तुरंत हमें इन्फॉर्म करेगा कि जी आपने जो बिल ऑफ एक्सचेंज हमसे डिस्काउंटेड करवाया था ना, वो डिसऑनर्ड हो गया। क्योंकि बैंक को बी से कोई मतलब नहीं है, बैंक तो बी के सामने प्रेजेंट करेगा, पैसा दो तो ठीक है, नहीं तो ए बात करेगा। भाई एग्रीमेंट किसके बीच में हो रखा है, ए और बी के बीच में, बैंक का कोई रोल नहीं है। बैंक तो ड्यू डेट से पहले पेमेंट कर रहा है इंटरेस्ट कमाने के लिए, कोर्ट के चक्कर बैंक नहीं लगाएगा। तो जैसे ही बिल डिसऑनर्ड होगा, बैंक हमें इंटीमेट करेगा, और बैंक हमसे पैसा मांगेगा, हम किससे मांगेंगे, बी से। बैंक हमसे कितना पैसा चाहता है, 40,000। बैंक 40,000 तो उसको बीआर के पूरे चाहिए, क्योंकि वो तो बिल कब लेके जा रहा है, आफ्टर 3 मंथ। तो 600 इंटरेस्ट से बैंक को कितना पैसा चाहिए, 40,000 ये, और 200 रुपीस बैंक को किस चीज के चाहिए, बिल ऑफ एक्सचेंज के, सॉरी बैंक ने जो नोटिंग चार्जेस कैश में दिया है। ठीक है, नोटिंग चार्ज बैंक नहीं दिखाएगा, नोटिंग चार्ज कौन दिखाएगा, बी दिखाएगा। बैंक हमसे 40,200 मांगेगा, हम बी से 40,200 मांगेंगे। बी से पैसा लेना है, बैंक को पैसा देना। बैंक हमारी लायबिलिटी है, क्रेडिट करोगे, बी से पैसा लेना है, वो एसेट्स है, डेबिट करोगे। ड्यू डेट कब आएगी, 1 जनवरी से 3 मंथ काउंट करो, फरवरी, मार्च, अप्रैल, 1 अप्रैल, 3 दिन ग्रेस पीरियड के 4 अप्रैल। 4 अप्रैल को बैंक हमसे पैसा मांगेगा, हम बी से मांगेंगे, एंट्री लिखेंगे बी डेबिट टू बैंक अकाउंट 40,200। या नरेशन में लिख देंगे एक्सेप्टेंस रिसीव्ड फ्रॉम बी डिसऑनर्ड। भाई बी से जो एक्सेप्टेंस मिली थी वो एक्सेप्टेंस क्या हो गई, डिसऑनर्ड। ठीक है, बी से मिली हुई एक्सेप्टेंस क्या हो गई, डिसऑनर्ड। ठीक, उसके बाद ये एक्सेप्टेंस डिसऑनर्ड हो गई। अब क्या होगा,
भाई बैंक का तो बात की बात है, हम बी के आज की डेट में 40,200 रुपीस मांगते हैं। इसके अगेंस्ट बी ने क्या कहा था भाई, आगे कह रहे हैं कि ऑन 4th of April we accepted a new bill at 3 months for the amount that due to A together with interest 12% per annum। भाई बी नया बिल देने के लिए तैयार है along with interest of 12%। हालांकि अब आप देखो फिलहाल तो वो एक पैसा भी कैश में नहीं दे रहा, तो अब हम उससे जो नया बिल लेंगे along with interest लेंगे कितना 40,200 पे 12% और कितने मंथ का, भाई कितने मंथ का इंटरेस्ट चार्ज करेंगे, नया बिल कितने मंथ के लिए दे रहा है वो 3 मंथ के लिए, तो 3 मंथ का इंटरेस्ट हमें उससे लेना है। 3 मंथ का इंटरेस्ट कितना बनेगा 1206। हमें बी से कितना इंटरेस्ट लेना है 1206, ठीक है। नई एक्सेप्टेंस बी से 1206 रुपीस की हमें लेनी है, 1200 का इंटरेस्ट लेना है और इंटरेस्ट सहित नई एक्सेप्टेंस लेनी है। तो पहले तो बी की तरफ इंटरेस्ट ड्यू करो, इंटरेस्ट ए के लिए इनकम है, क्या करेगा क्रेडिट, ये पैसा बी से लेना है, बी को क्या करेंगे डेबिट। तो बेटा 4th of April को बी की तरफ इंटरेस्ट ड्यू करो, एंट्री बी डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट, बी डेबिट टू इंटरेस्ट कितना 1206 नरेशन में लिख देंगे इंटरेस्ट ड्यू ऑन बी, ठीक। अब बी के कितना पैसा मांगते हैं 40,200 तो पहले के बच रहे थे, 1206 रुपीस का इंटरेस्ट हो गया, टोटल 41,306 रुपीस, कितने हो गए 41,406 की बी से क्या मिलेगी न्यू एक्सेप्टेंस मिलेगी। नई एक्सेप्टेंस अगर आपको बी से मिलेगी क्या एंट्री होगी 4th of April को, क्या एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू बी 41,406 न्यू एक्सेप्टेंस रिसीव्ड फ्रॉम बी, ठीक है। सॉरी बेटा बैंक नहीं बीआर, बी से एक्सेप्टेंस मिल रही है बीआर अकाउंट डेबिट टू बी, कितने की एक्सेप्टेंस मिल रही है 41,406, ठीक है। एक्सेप्टेंस रिसीव फ्रॉम बी, बी से क्या मिल गई एक्सेप्टेंस, ठीक। अच्छा अब आप देखो उस एक्सेप्टेंस का क्या किया भाई, इस एक्सेप्टेंस जैसे हमने बी से ये एक्सेप्टेंस ली, क्या आप चेक करो क्वेश्चन में कहीं पर भी ये कह रखा है कि दिस एक्सेप्टेंस वाज मेड बाय बी ऑन मैच्योरिटी, भाई मैच्योरिटी के ऊपर बी ने इस एक्सेप्टेंस की पेमेंट की, ऐसा क्वेश्चन में कुछ नहीं कह रखा। ए ने उस एक्सेप्टेंस का क्या किया भाई, बैंक से डिस्काउंटेड करवाया हो, किसी पार्टी को एंडोर्स किया हो, ऐसा भी क्वेश्चन में कुछ नहीं बता रखा। इसका मतलब ये जो सेकंड एक्सेप्टेंस आपको मिली थी, इस एक्सेप्टेंस के रिगार्डिंग क्वेश्चन में कुछ नहीं कह रखा। अगर कुछ नहीं कह रखा तो आप भी इस एक्सेप्टेंस का कुछ नहीं करो, ठीक है, आप यहीं तक की एंट्री को छोड़ दोगे। क्या पता इस सेकंड एक्सेप्टेंस की पेमेंट मिली नहीं मिली कुछ नहीं पता, तो यहीं तक ही छोड़ना पड़ेगा। ये तो भी जनरल इन बुक्स ऑफ ए। अब बात करते हैं जनरल इन बुक्स ऑफ बी। इन बुक्स ऑफ बी देखो बी की बुक्स में क्या क्या एंट्री होगी, सबसे पहले ए ने बी को गुड्स सेल आउट की थी, यानी कि बी के पॉइंट से बात करें तो बी ने गुड्स परचेज की थी। बी ने सबसे पहले ए से गुड्स परचेज की 1st of January 2017 को, तो 2017 1st of January बी ए से गुड्स परचेज कर रहे हैं, बी अपनी बुक्स में क्या एंट्री करेगा परचेज अकाउंट डेबिट टू ए, परचेज अकाउंट डेबिट टू ए 40,000, परचेज अकाउंट डेबिट टू ए 40,000, गुड्स परचेज फ्रॉम ए, ए से गुड्स खरीदे, ठीक।
अब आप देखो ए से गुड्स खरीदने के बाद क्या हुआ कि भाई ए से हमने 40,000 रुपीस की गुड्स परचेज कर ली, ठीक है। अब इसके बाद उसने इमीडिएटली ए को एक एक्सेप्टेंस दे दी, भाई ए ने उसके ऊपर बिल ऑफ एक्सचेंज लिखा व्हिच वाज एक्सेप्टेड बाय बी, ठीक है। इसका मतलब बी को ए को क्या दे रहा है, एक्सेप्टेंस दे रहा है। 1 जनवरी को ए को एक्सेप्टेंस दी जाएगी, एंट्री क्या होगी, ए डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट, ए डेबिट टू बिल्स पेबल, कितने की 41,000, कितने की 41, यानी लिखेंगे एक्सेप्टेंस गिवन टू ए को क्या दी गई, एक्सेप्टेंस दी, ठीक। 40,000 की हमने ए को क्या दे दी, एक्सेप्टेंस दे दी, ठीक। अब इसके बाद क्या हुआ कि ए को 40,000 रुपीस की एक्सेप्टेंस दे चुके, ए उस एक्सेप्टेंस का क्या करता है, देखो जैसे क्वेश्चन में कहा गया था कि भाई ए डिस्काउंटेड दिस एक्सेप्टेंस फ्रॉम बैंक, इतने भी बैंक से डिस्काउंटेड करवाया। देखो ए को दी गई एक्सेप्टेंस का ए कुछ भी करे, बी को इस बात से कोई मतलब नहीं, भाई ए डिस्काउंटेड करवाए, एंडोर्स करे, अपने पास रखे, कुछ भी करे, बी को कोई मतलब नहीं। बी तो केवल और केवल मैच्योरिटी डेट पे बात करेगा। इस एक्सेप्टेंस की मैच्योरिटी डेट कौन सी आ रही है, 4 अप्रैल आ रही है, भाई मैच्योरिटी डेट कौन सी आएगी, 4 अप्रैल। 4 अप्रैल को ये एक्सेप्टेंस क्या होगी, डिसऑनर्ड होगी। जब डिसऑनर्ड होगी तो ए दोबारा से बी के पैसा मांगना स्टार्ट करेगा, कितना, भाई ए को 40,000 रुपीस तो बीपी के चाहिए जो डिसऑनर्ड हुए, और 200 रुपीस बैंक वालों ने नोटिंग चार्जेस के दिए थे, वो पैसा भी ए बी से वसूल करेगा, यानी कि बी को टोटल 40,200 रुपीस ए को देने, 40,000 रुपीस तो बीपी के और 200 रुपीस नोटिंग चार्ज के। तो ए अपनी बुक्स में, बी अपनी बुक्स में उसके रिगार्डिंग क्या एंट्री करेगा, 4 जनवरी को, 4 अप्रैल, 4 अप्रैल ये एक्सेप्टेंस डिसऑनर्ड होगी। बिल्स पेबल अकाउंट डेट, 200 रुपीस नोटिंग चार्जेस के भी देने, नोटिंग चार्ज अकाउंट डेबिट टू ए, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट, नोटिंग चार्ज अकाउंट डेबिट टू ए। बीपी कितने का था, 40,000, नोटिंग चार्ज 200, और ए को टोटल अमाउंट हमें जो पे करना है दैट इज 40,200। यहां पे लिख देंगे एक्सेप्टेंस गिवन टू ए डिसऑर्डर, भाई आपने जो ए को एक्सेप्टेंस दी थी वो क्या हो गई, डिसऑर्डर, ठीक। अब उसके बाद हमने ए से रिक्वेस्ट की कि भाई एक नया बिल ऑफ एक्सचेंज ले लो अलोंग विद इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 12%, जिसके लिए ए एग्री हो। अब आप देखो ए हमसे कितना इंटरेस्ट लेगा, हमने कैलकुलेट किया है कि भाई जो आज की डेट में ए हमारे पैसे मांगता है 40,200, उसके ऊपर 1206 रुपीस का ए को क्या देना पड़ेगा, इंटरेस्ट देना पड़ेगा। इंटरेस्ट बी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए एक्सपेंस, जिसको क्या करोगे, डेबिट, वो पैसा ए को देना है, ए को क्या करेंगे, क्रेडिट। 4 अप्रैल को ही ए की तरफ इंटरेस्ट ड्यू किया जाएगा, एंट्री इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू ए 1206, यहां पे लिखेंगे इंटरेस्ट चार्ज बाय ए, ए ने इंटरेस्ट चार्ज कर। अब ए हमारे टोटल कितने पैसे मांगता है, 40,200 तो ये था, और 1206 रुपीस का इंटरेस्ट, टोटल 41,406। हमें ए को टोटल कितना पैसा देना है, 41,406। इस 41,406 रुपीस के लिए हम ए को नई एक्सेप्टेंस देने के लिए तैयार हैं, तो उसके लिए एंट्री क्या हो जाएगी, 4 अप्रैल को ए को नई एक्सेप्टेंस देनी, क्या एंट्री, ए डेबिट टू बिल्स पेबल 41,406 रुपीस, यानी कि न्यू एक्सेप्टेंस गिवन टू ए, भाई हमने ए को क्या दे दिया, नई एक्सेप्टेंस, ठीक है, न्यू एक्सेप्टेंस गिवन टू ए को नई एक्सेप्टेंस दी। हालांकि इस एक्सेप्टेंस का क्या किया जा रहा है, भाई हमने इसकी ड्यू डेट पे पेमेंट की या नहीं की, क्वेश्चन में कुछ नहीं बता रखा, तो यहाँ पे इसकी पेमेंट की रिगार्डिंग कोई एंट्री नहीं,
ओके बेटा, यहाँ तक कर लो, बाकी कल